मैंने बताया ना, मैंने अब तक प्रोबेबिलिटी नहीं करी नहीं, मतलब आज तक एक क्वेश्चन नहीं करा, पढ़ा ही नहीं है कभी? नहीं, क्योंकि मैं अपने क्यों 20-25 घंटे खराब करूँ इन 3 टॉपिक के अंदर। मैं अपने टाइम स्पीड डिस्टेंस में क्वेश्चन आने ही आने उसमें, उससे मैं और 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसके, और अलजेब्रा में, क्योंकि अलजेब्रा के क्वेश्चन मैंने देखे बढ़ते जा रहे हैं, हर एक में 3-4 से 5-6 हो जाते हैं, और Q1 Q2 में भी आ रहे हैं, आपको उसमें भी आ रहे हैं ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के अंदर भी। तो मैंने वहाँ अपना वर्क करा, वहाँ से मेरे नंबर निकलते थे, मैं उसमें सेटिस्फाई। अब सब कुछ ग्रैब करने के चक्कर में जो मेन है वो ग्रैब करना रह जाता है, इसलिए मैं जो मेरे हाथ में वही मैं उसको ही मैं वर्क करता हूँ, और उसको ही मैं कहते हैं ना ये नंबर मेरे हैं, वो एग्जामिनर भी ले सकता है मैं। एग्जैक्टली ये चलो ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स मुझे आपसे सुनने को मिल रहे हैं। मतलब एक होता है ना स्टूडेंट्स के कुछ ड्रीम टीचर्स होते हैं कि मुझे इनसे पढ़ना है, इनसे मिलना है। आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरा ड्रीम स्टूडेंट मिल गया है कि भाई ऐसे पढ़ना होता है, जैसे बताया है ऐसे पढ़ो, कि हमें समझाने की जरूरत नहीं है, दिस इज द राइट स्ट्रैटेजी, आपको ऐसे आगे प्रोसीड करना है। Hello everyone, welcome to Chamomile Tea with Toppers, an initiative by an academy. हमारी बैंकिंग प्रिपरेशन में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ऐसा फील होता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एक प्रेशर हम पर लगाए हुए हैं कि नहीं भाई जल्दी से जल्दी नौकरी लो, प्राइवेट नहीं सरकारी ही चाहिए। और कहीं ना कहीं इन्हीं प्रेशर्स के चलते हुए, इन्हीं एक दबाव के चलते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन को क्विट करने का सोचते हैं, अपनी जर्नी को क्विट करने का सोचते हैं। कैसे हम उस एटमॉस्फेयर से बाहर निकल के अपनी बैंकिंग प्रिपरेशन की तरफ फोकस कर सकते हैं, क्या ये सब चीज़ पॉसिबल है? तो आज इस इंटरव्यू में हम आपके इन्हीं सारे सवालों का जवाब देंगे, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कहीं ना कहीं अपने ऊपर किसी न किसी तरह का दबाव फील करते हैं और उस चक्कर में आकर अपनी जर्नी को क्विट करने का सोचते हैं। सो ऐसे ही हमारे साथ आज एक स्टूडेंट हैं जिनका नाम है विशेष गौतम, जिन्होंने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 एग्जामिनेशन एक साथ क्लियर किए हैं, SBI PO, IBPS PO एंड IBPS क्लर्क। ओके, सो ओवर टू यू विशेष। मैं चाहूँगी कि प्लीज़ आप सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। सो 3 है, चौथा भी क्लियर हो सकता है, SBI क्लर्क होपफुली। दैट्स ग्रेट। सो मैं कैसे अपनी जर्नी लेते 12th के बाद से, सो 12th में मैं अपने स्कूल का टॉपर था। सो उसके बाद मेरे को कोर्स था, मेरे को SRC मिल गया था। SRCC? हाँ जी, कॉमर्स। तो आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं? हाँ जी। तो उस टाइम पे मेरे को ये था ड्यू जैट, मेरे मतलब कजन ब्रदर है, वो प्रोफेसर ही है कॉलेज, मतलब उसमें दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो उन्होंने बोला ड्यू जैट क्लियर करो, इसमें कोर्स है BBFI है, तो बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया की 80 सीट्स ही हैं। तो आई क्लियर दैट, उसमें 13th रैंक आई थी ऑल ओवर इंडिया मेरी, तो मैंने वहाँ करा। अब मेरे को वहाँ से प्लेसमेंट लेनी चाहिए थी अगर मैं उस कॉलेज में गया हूँ तो, पर वो मैंने नहीं ली क्योंकि मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना ही नहीं था। अच्छा, ये आपका अपना डिसीजन था? हाँ, मेरा डिसीजन था, और प्लस क्योंकि वो ये लेबर मिल मेरे को नहीं, कि मेरे को रोज यहाँ से 8 बजे उठ के मैं जा रहा हूँ नोएडा गुड़गांव, वो मेरे को नहीं करना था। मेरे को गवर्नमेंट जॉब की स्टेबिलिटी और उसके पर्क्स जो मिलते हैं वो चाहिए थे, तो मैंने बैंकिंग और SSC। तो स्टार्टिंग मेरी SSC से हुई थी, पर SSC 2 साल लग जाते हैं, आपको पता ही है, अभी तो 3-4 साल भी लगते हैं। तो इसलिए मैंने बैंकिंग शिफ्ट करा लेट 2021 में। तो उस टाइम मेरे प्री क्लियर होते थे बड़ी मार्जिन से, अभी नहीं होते सारे। फिर आई शिफ्टेड ऑन टू मतलब अन अकेडमी। तो मेरे सारे अब तक सारे प्री सारे मेंस क्लियर हुए हैं। इंटरव्यू में एक रह गया, बाकी 2 नंबर से, बाकी सारा मेरा क्लियर हुआ है, और बस 3 क्लियर करे, चौथा क्लियर हो जाएगा। ओके विशेष, तो आपने बैंकिंग ही क्यों चूज किया? वाई बैंकिंग? बहुत सारे, अगर आपको कॉम्पिटिटिव फील्ड में जाना है, आपने कहा आपको सरकारी नौकरी चाहिए, स्टेबल नौकरी चाहिए, तो स्टेबल नौकरी तो SSC बैंकिंग के अलावा और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, वहाँ जा सकते थे। कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, ये मैंने सोचा तो था, पर जल्दी नौकरी कौन दे सकता है, ये मेरा इंटरव्यू क्वेश्चन भी था SBI PO में कि आपने बैंकिंग क्यों नहीं चुना, मतलब आपके फाइनेंशियल सेक्टर है, आप कहीं भी जा सकते थे, राइट, वगैरह वगैरह। पर मैंने ये था कि मेरे को जाना है बैंकिंग, फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, हेल्प ही मिलेगा, और ग्रोथ में अगर फाइनेंशियल पीछे बैकग्राउंड है तो इट विल बूस्ट अप माई वो, और 6 महीने में जॉब मिल जाती है। वो तो 1 साल मैंने ख़राब कर लिया कि मैं सही डायरेक्शन में नहीं था, डायरेक्शन आई तो 6 महीने में जॉब है, बस ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। ये तो परफेक्ट है कि बैंकिंग में अगर हम आते हैं तो विद इन 6 मंथ्स विद द राइट स्ट्रैटेजी हमें जॉब हमारी मिल सकती है। हाँ, अगर आप बिल्कुल डिटर्मिनेशन से हो तो आराम से मिल जाती है 6 महीने में। परफेक्ट। ओके, सो विशेष, जब आप बैंकिंग की तैयारी आपने स्टार्ट करी होगी तो ऑब्वियसली तब आप एक बिगिनर ही होंगे, तो
उस टाइम कैसे आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी? क्या आपको हर्डल स्टार्टिंग में फेस करने पड़े होंगे उस टाइम? एक बिगिनर की तरह सोच के बताइएगा, आज तो आप बन चुके हैं पीओ, बट प्लीज वो थोड़ा सा रिकॉल कीजिएगा और मुझे बिगिनर बताइएगा। की तरह सोचेंगे तो आपको पहले तो वही सोचता है क्या पढ़ना है, बिल्कुल, कहाँ से पढ़ना है। exactly. तो पहले तो क्या पढ़ना है, यूट्यूब था। उस टाइम पे यूट्यूब पे इतना मटेरियल नहीं था, जैसे आप तो मेंस इंटरव्यू सब तैयारी करा रहे हैं। right. पहले प्री के लिए होता था, पर वो भी प्री वो होता था जो आप 6th पढ़ के आ रहे हो। बेसिक्स होता था। हाँ, कि मतलब वो ट्रिक्स नहीं बता रहे कि यही पेपर में अप्लाई करोगे तो आपके 60 मिनट्स में 84-85 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। पर वो उस टाइम पे मेरे 50-60 होते थे, क्योंकि यूट्यूब की पढ़ाई थी। अब वो नहीं कि ट्रिक्स भी पढ़ा रहे हैं कि मतलब पूरा, तो उस हिसाब से था। फिर मेरा कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि मैं ओल्ड स्कूल हूँ, मेरे को पीडीएफ नहीं चाहिए, मेरे को हाथ में मेरे कॉपी होनी चाहिए, बुक होनी चाहिए, तो उससे पढ़ूंगा। तो बुक्स कलेक्ट करी, इतनी सारी बुक्स एसएससी की होगी, बैंक की होगी, सब कलेक्ट कर रखी थी। फिर मैंने तैयारी करी, मेरा पहला नहीं निकला, तो मेरे को समझ आ गया यूट्यूब से करूँगा तो 1 साल और ऐसा निकल जाएगा। शिफ्ट करा, एक कोर्स लिया मैंने अपना, उससे मैंने प्री की तैयारी करी। प्री क्लियर होने स्टार्ट हुए, मेंस फिर नहीं हुआ, क्योंकि कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं हो रही थी मेरी उनके हिसाब से। तब प्री की तैयारी के लिए मतलब मैंने, कहते हैं ना, एक भी मॉक टेस्ट फर्स्ट ईयर में नहीं दिया। एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया, एक भी। तो क्या ये आपकी एक मिस्टेक हम कंसीडर करें या ये अच्छी चीज थी कि आपने प्री क्लियर हो रहे थे मेरे विदाउट मॉक टेस्ट? कोई सिंगल मॉक टेस्ट नहीं दिया पहले साल, तो नहीं दिया था मैंने, एक भी नहीं दिया, लिया भी नहीं था मैंने। मतलब मेरे को लोगों ने बोला था कि मॉक टेस्ट दो, मतलब मेरे को था कि पहले आराम से मेरे 60-70 कट ऑफ होती है, क्लियर हो रही है, तो मेरे को जरूरत नहीं है, क्यों ज्यादा पैसा खराब करना अपना। तो उसके बाद जब बाद में मेंस की तैयारी आई, मेंस, और एक और बात, मैंने मेंस में आज तक कोई हाई लेवल पजल, मतलब पेपर की बता रहा हूँ, अटेम्प्ट नहीं करी है, क्योंकि मुझे पता नहीं वो सॉल्व ही नहीं होनी है, वो मेरे 20 मिनट खराब करके जाएगी। तो आज तक मैंने ना हाई लेवल डीआई, हाई लेवल मेंस, मेरे नंबर आते हैं क्रिटिकल रीजनिंग से, मेरे आते हैं मिसलेनियस से, वो कोडेड वगैरह से नंबर निकलते हैं मेरे, और पैटर्न कोडिंग। हाँ जी। और अगर रीजनिंग की बात करें तो छोटे छोटे वो जो आते हैं, सॉरी मैथ्स के Q1 Q2 क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस, नंबर सीरीज, यहाँ से नंबर निकलते हैं। मैं सब क्लियर है मेरा मेंस। और मेंस ऐसे नहीं कि 5-7 नंबर, मेरा SBI PO अभी स्कोर कार्ड नहीं आया, IBPS PO मेरे 30 अबव कट ऑफ से नंबर थे। इंटरेस्टिंग। तो मैं उस हिसाब से ही करता हूँ, मैं ये नहीं सोचता कि उनको सारे करने हैं। मैं सोच के गया हूँ कि 20 नंबर उससे निकालने, 20 नंबर से निकालने। मेरे इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे हमेशा 40 में से 30 आते ही आते हैं, तो मेरे वहाँ से हो गए। मेरे कट ऑफ बनानी है, कट ऑफ से 20 नंबर ऊपर लेके चलता हूँ हमेशा, मेरे हमेशा हो जाते हैं। बहुत अच्छे, मतलब इट्स लाइक ऐसा लग रहा है कि मैं बड़े एक्सपीरियंस्ड पर्सन से बात कर रही हूँ। 1000 दिन की मेहनत है मैम। स्ट्रैटेजी फुल एकदम इमेज क्लियर है कि हमें क्या करना है। ठीक है, पर फिर भी मैं थोड़ा सा और डिग करना चाहूँगी यहाँ पर, ताकि जितने भी एक्सपीरियंस हमें देख रहे हैं वो और बेटर समझ पाएं। आई होप अभी थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि एक मॉक टेस्ट जो बार बार हम कहते हैं कि बस लगाते रहो। बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, मेरे पास कॉल्स आते हैं, मैं मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, मुझे 1 महीना हो गया है मॉक टेस्ट लगाते हुए, बट मेरा एक स्पीड ही नहीं इंप्रूव हो रही है। फिर उनको समझाओ, उनको समझाने में बहुत टाइम लगता है। तो ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा और आपसे एक्सप्लेन करवाना चाहूंगी कि प्रीलिम्स को आपने कैसे तैयार किया। प्रीलिम्स में हमारे 3 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग। सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि मैडम पढ़ें कैसे, 3 सब्जेक्ट्स को एक दिन में कैसे पढ़ें। तो एक क्यों आ रही, मतलब क्वांट्स इंग्लिश, क्वांट्स लेके चलते हैं। क्वांट्स मेरा वीक है, बहुत ज्यादा वीक है। ओके। 12th में मैं, मतलब नंबर अच्छे आते थे, पर मेरे को अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है अभी भी क्वांट्स में। अभी भी कोई सवाल दे दो मैं नहीं कर पाऊंगा, जब मेरे को मतलब कहते मोड में आना पड़ता है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक करना चाहूंगी कि ही इज सेइंग कि उनका क्वांट्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट SBI PO, IBPS PO एंड IBPS क्लर्क, ये तीनों क्लियर है। तो आई होप आपको यहाँ से आइडिया लग रहा होगा कि आपको यहाँ पे मैथ्स में कोई विजार्ड बनने की जरूरत नहीं है कि बस मुझे सबसे टॉपर बनना है मैथ्स का, तभी मैं एग्जामिनेशन क्लियर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर छोटी छोटी पॉइंट्स को ध्यान देते जाइएगा कि हमें क्या पढ़ना है, क्या किस चीज़ पर फोकस करना है और किस पर नहीं करना है। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू। और क्वांट्स की बात करिए, आज तक मैंने मेंसुरेशन नहीं करी, प्रोबेबिलिटी नहीं करी, और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं करा है। ओके। क्योंकि पता है 1-2 क्वेश्चन आएगा और मेरे कम से कम 15 घंटे खराब करेगा ये। उसको पढ़ो पहले, तो मतलब आपके क्लासेस करो, कम से कम वो है 8-9 आवर्स की है। उसकी प्रैक्टिस 1000-2000 क्वेश्चन करने में टाइम निकलता है। यहाँ से मैंने मतलब देख लिया, स्कैन कर लिया कि 1-2 क्वेश्चन आते हैं, छोड़ो उसको, बाकी करो। मैंने अपने टाइम दिया है मेनली स्पीड मैथ्स में। ओके। स्पीड मैथ्स आएगी तो मैं उससे पूरे के पूरे नंबर निकालूंगा, क्योंकि वो सबसे इजी है और सबसे फास्टली वो नंबर देके जाती है। अगर आपको 20 मिनट का सेक्शन, मतलब टाइमिंग है आपकी, 5 मिनट में आपको 15 नंबर दे गई। अब उस बाकी 15 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन और निकालने हैं। बस उस हिसाब से मैं चलता हूँ। और अभी तक मैंने हर एक, आप ले लो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, 2000 क्वेश्चन हाथ से निकाले हैं। 2000 क्वेश्चन? हाँ,
मेरे रजिस्टर वो क्लासमेट वगैरह नहीं, वो जो मोटे वाले आते हैं बल्क रजिस्टर, कम से कम 5-7 भर रखे हैं मैंने मैथ्स में। और ये नहीं कि मैंने सिर्फ, मेरे होते हैं नोट्स होते हैं 1 पेज के, कि फॉर्मूले लिख लिए कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो लिख लिए, बस 1 या 2 पेज है मेरा चैप्टर खत्म, बस उसके बाद सारी प्रैक्टिस क्या चलता रहता है। तो मैथ्स का मेरा ये है। रीजनिंग, तो रीजनिंग मेरा फर्स्ट ईयर था। मैथ्स में मैं थोड़ा सा और हाँ पूछना चाहूंगी कि मैथ्स में बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। ऑब्वियसली सिलेबस काफी सारा है, टॉपिक्स बहुत सारे हैं, तो बच्चे को स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, कौन सा टॉपिक पहले उसको पिक करना चाहिए? पहले मैं बोलूंगा स्पीड मैथ्स के, जैसे नंबर सीरीज और जो अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन आते हैं वो करो। वो सबसे इजी है। ओके, मतलब और वो कितने मार्क्स तक आपको दे देते हैं पेपर में? क्लर्क है तो 10 से ज्यादा भी दे देते हैं, वरना 7-8 फ्यू में तो देते ही रहते हैं। हाँ जी, आराम से। और मेरे को लगता है इसके क्वेश्चन आपको, वो कहते हैं ना सब करेंगे, पर कौन एक्यूरेट करेगा वो उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि बहुत सारे जल्दी में भी तो होते हैं, हम उस जल्दी में भी अगर एक्यूरेसी लेकर आएंगे तो हम उससे आगे हैं। और कट ऑफ निकालने के लिए एक्यूरेसी के बाद जो एक्यूरेसी ही मैटर करती है। क्योंकि मैंने पहले 1 साल खराब कर चुका हूँ कि मैं केसेस बना रहा हूँ, रीजनिंग के केसेस बना रहा हूँ, इसके मैं क्वेश्चन जल्दी पूरा खोल रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन खोल रहा हूँ, पूरा पेज भर रहा हूँ। वो अगर माइंड में कर लोगे आप तो आपका टाइम बचता ही बचता है, जो मर्जी कर लो। तो मेरा मैथ्स का ही है। और अर्थमेटिक आज के टाइम में अगर मेरे को अब क्वेश्चन दोगे, अभी नहीं सॉल्व होगा, मैं बोला भी आपको, पर मेरे को मोड में आने में टाइम लगेगा। मैंने रिकॉल मार लिया कि हाँ ये होते हैं, उसको 2-30 सेकंड से पहले मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। और वो ये ना आपको दिमाग में चलता रहना चाहिए। फर्स्ट ईयर तो ऐसा था कि मतलब मैं पढ़ रहा था, पर ये नहीं था, डिटर्मिनेशन वाला नहीं था, क्योंकि मेरे को कुछ मेरा स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रही हो। पर दूसरे साल में ऐसा पढ़ता था, जो क्वेश्चन मेरा लाइब्रेरी में बैठ के नहीं हो रहा ना, वो रात में सपने मतलब सॉल्व कर रहा होता था। तो ये है मेरा। तो इस हिसाब से है। क्वांट्स मेरे को लगता है आपको वो बनना है कि आपको 35 करने ही करने हैं। 35 to 25 करो, 25 एक्यूरेट करो। परफेक्ट। क्योंकि 25 एक्यूरेट कर लिए रीजनिंग आसान होती है। चलो आपकी पजल्स खराब है, पजल्स आपको नहीं आ रही तो दूसरे को भी नहीं आ रही। पजल्स के अलावा भी हमें रीजनिंग 15 नंबर तो मिनिमम, 15 में से 13 भी मैं मानती हूँ कि फिक्स्ड है हमारे, अगर हम अच्छे से प्रिपेयर करके गए। पहले चलो मैं आपको ये बता देता हूँ, फर्स्ट ईयर में मैं 25 में बोल रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं सेकेंड ईयर का स्कोर है ये। मैं अराउंड 13 या 14 ही करता था मैथ्स में, और 18 या 19 करता था रीजनिंग में। पर इंग्लिश में मेरे 30 और 30 हमेशा होते थे, क्योंकि मेरी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, ये मैं लेके चलता हूँ। क्योंकि मेरा स्टार्टिंग में मैंने आज तक इंग्लिश से कुछ नहीं पढ़ा। मतलब मैंने निमिषा बंसल का मैम का कोर्स स्टार्ट करा था, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। पर मेरे को वो 30-40 मेरे को तो ये तो मेरे को आता है, मतलब मेरे को अंदर से था। तो मैंने नॉवेल्स उठाई 3-4, एक एल्केमिस्ट, काइट रनर और एक और करके नॉवल है, नाम याद नहीं आ रहा। मैंने ये पढ़ी, मैंने 2 बार इनको पढ़ ली। तो मेरी रीडिंग स्ट्रॉन्ग हो गई, और सारा खेल रीडिंग का ही है उसके अंदर। क्योंकि मेरे को ये पता कि अच्छा कोई ऐसे कोई लॉ है नहीं, मेरे को लग रहा है यहाँ कुछ खराबी है, इसलिए क्वेश्चन में एरर डिटेक्शन आ गया कि ये इस पार्ट में खराबी, उसको मार्क कर वो आंसर सही होता था हमेशा मेरा। तो मेरा ये है। इंग्लिश का मैंने आज तक कोई तैयारी नहीं करी, और मैंने मॉक करे होंगे ज़्यादा सेक्शनल वाले मॉक, प्रैक्टिस ज़्यादा करी। और मॉक भी मैं बताऊंगा आपको मेंस का। तो और रीजनिंग के लिए मैंने फर्स्ट ईयर में 1 पेज में एक पजल बनाता था, कि मैं एक पेज में एक पजल, मतलब पजल जैसे इनसाइड आउट वाली आ गई, एक हुआ वो केस गलत हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, कहते हैं ना उसी के अंदर हम लाइन मेथड आता है, बहुत खुलते ही चले जाता था वो, और वो कहीं बंद नहीं होता था। कोई एंड नहीं पॉसिबिलिटीज का। और ना पहले आप समझ लो कि क्या क्या आ रहा है। बजल से आप लेके बैठ गए, जैसे मेरा अगर खुलते जा रहा था वो बंद नहीं हो रहा, तो मेरे बाकी क्वेश्चन में टाइम गया। अगर मैंने पहले वो छोटे वाले क्वेश्चन उठा लिए, तो 1-1 नंबर के हैं, और प्लस वो 5 जैसे अभी कैसे सिलॉगिज्म हो गया, सिलॉगिज्म अगर आपने कंसेप्ट पढ़ लिया, 5 क्वेश्चन आपके हाथ में, बहुत इजीली 5 नंबर हमारे, 4 से 5 नंबर हमारे फिक्स। मतलब वो सबसे इजी है। पर पिछले 1 साल पहले मेरे को कुछ नहीं आता था, भाई ये क्या कर रहे हैं, ये इधर से उधर लाइनें बना रहे हैं बस, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं हो रही थी ना बात में। पर एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाए, आप फिर उनको बोलते ये सबसे कहते हैं ना तुच्छ सवाल है। एग्जैक्टली ये चलो ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे आंसर्स मुझे आपसे सुनने को मिल रहे हैं। मतलब एक होता है ना स्टूडेंट्स की कुछ ड्रीम टीचर्स होते हैं कि मुझे इनसे पढ़ना है, इनसे मिलना है। आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरा ड्रीम स्टूडेंट मिल गया है, कि भाई ऐसे पढ़ना होता है, जैसे बताया है ऐसे पढ़ो, कि हमें समझाने की जरूरत नहीं है, दिस इज द राइट स्ट्रैटेजी, आपको ऐसे आगे प्रोसीड करना है। मतलब इतना लोग सोचते ज्यादा है, मैं बोलता हूँ पहले कर लो फिर सोच लो, मतलब हाथ से निकाल लो कि क्वेश्चन नहीं आ रहा,
करते तो देखो आपको माइंड सबका एक जैसा ही है, कैसे वर्क कर रहे हो, फिर सोच लो बाद में कि अच्छा इसको भी मतलब इसका एफिशिएंट मेथड और क्या हो सकता है कि मैंने 4-5 बना ली, इसको 2 में कैसे कंप्लीट करूँ, फिर 1 में कंप्लीट कैसे करूँ। मैंने ऐसे बहुत करे हैं। तो पजल्स में आपने कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया? आप जैसे बता रहे हो कि आपने बहुत पहले सारी केसेस पॉसिबिलिटीज था, फिर हाँ, मैंने मल्टीपल केसेस बनते थे। मल्टीपल केसेस, फिर मैंने एक ही केस में ऊपर नीचे से लाइन, आपको वो थ्रेड मेथड हो गया एक, उसे लगाओ, ऊपर एक केस बनाओ, नीचे केस, और दोनों को साथ चलाओ। हाँ, और जो पहले बन गया वो आपका, और इससे आपके मैं कहता हूँ ना के ना 40 सेकंड्स बचते हैं इसमें। बिल्कुल, 40 सेकंड्स फ्री में बहुत ज्यादा क्रूशल है। इस हिसाब से रीजनिंग मेरे को रीजनिंग का पहले पता नहीं था कि क्या क्या आता है। मैंने एक बार सिर्फ मॉक दिया ऐसे ही, उसमें मेरे अराउंड आए थे 41 ऐसे कुछ नंबर आए थे, पर मेरे को पता चल गया कि ये क्वेश्चन आते हैं और ये सेट ही हैं। फिर मैंने उनकी ही तैयारी करता रहा। पजल्स फिर मैंने अराउंड पजल्स ना करके मैंने 2000 तो पजल लगा ली। 2000 आराम से। वो छोटी, क्योंकि एक बार पजल आ गई ना तो आपके 1-2 मिनट में निकलती हैं। क्वेश्चन थोड़े ना करने में, पजल बनानी है पहले। क्वेश्चन तो वहां जाके जितना भी हो, अब 2-3 लाइन वाले आ गए, पहले सिंपल आते थे। 2022 की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, अब सिंपल नहीं आते हैं। अगर 5 पजल्स पहले सिंपल आते थे, अब 2-3 लाइन वाले आते हैं। हाँ, कि पहले इसको करो, इसको ले जाओ, एंटी क्लॉकवाइज ले जाओ, फिर बताओ यहाँ कौन बैठा है। अब थोड़ा सा एग्जामिनर पता है कि बच्चा पजल बना लेगा, तो वो क्वेश्चन में ट्रिक हमारे साथ खेलने लग गया। ये तो है। इसीलिए पहले अपना कहते हैं ना मेथड को सही कर लो, बिल्कुल कहते आपका पाथ है। बाद में कहाँ जाना है वो देखते रहेंगे। पहले सबसे कहते हैं छोटा पाथ ऑफ वे ढूंढो कि जिससे हो जाए, फिर अपना करते रहो। मैंने रीजनिंग में ये करा और मेरे आराम से। पर ये 2022 जब मेरा पहला था तो मेरे मैक्स 60 नंबर आते थे, पर इस बार मैंने सारे पेपर में 80 अबव लेकर आया हूँ। तो इस हिसाब से मैं चलता है। कट ऑफ की तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि अगर आप प्री की सोच रहे हो कट ऑफ कैसे क्लियर करो, तो मेंस कभी क्लियर नहीं कर पाओगे। बिल्कुल, क्योंकि आपने यहाँ जाओ और बोलो अब चलो मेंस में और एक्स्ट्रा, मतलब जो घंटे हम प्री में निकालते थे वो मेंस में लगाने का टाइम आ गया। तो विशेष यहाँ पर मैं एक और चीज़ पूछूंगी कि आपने, जैसे हमारे पास इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग है, तो आप टाइम मैनेज कैसे करते थे? तीनों सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ना, उनको प्रैक्टिस भी करना, क्लासेस भी स्टार्टिंग में वॉच तो ऑब्वियसली करनी पड़ी होंगी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। कैसे आप मैनेज शेड्यूल में हो जाता है मेरा? जैसे मैंने फर्स्ट साल में कहीं अपने घर बैठ के पढ़ाई करी, तो कंपटीशन पता नहीं था क्या होता है। उस टाइम तो मैं 1 बजे जा रहा हूँ या 2 बजे जा रहा हूँ, पता नहीं। पर जब से लाइब्रेरी ज्वाइन करी मैंने, कंपटीशन दिख गया कि मेरे से पहले 50 बंदा पढ़ रहा है, कि ये मेरे से पहले जॉब ले सकता है, पर मेरे को उनसे पहले लेना है। तो मैंने स्टार्ट कर दिया। 8 बजे जाता था, अपना बैग रखता था। जो कंफर्टेबल जगह होती थी, लाइब्रेरी में भी होती है कि ये बेकार गेट के पास वाली जगह नहीं चाहिए, अंदर चाहिए, कोने में चाहिए, तो जाके उन्हें बैग रखाया, उठा बैग रखा, आया, अपना जो भी है 1 घंटे में काम करा। 9:30-10 बजे लाइब्रेरी। 10 से 1 मैथ्स का मेरा टाइम होता था, 10 से 12 क्लासेस, 12 से 1 प्रैक्टिस। 1 बजे मैं उठाता था रीजनिंग प्री वाली। 1 से 2 या 2:30 जो प्री होता था, 2:30 बजे उठ के अपना लंच, 3:30-4 बजे आया, 4 बजे आके मेंस की रीजनिंग मेंस की 1 बजे उठा ली। उससे 2 घंटा लगेगा ही, क्योंकि पहले होता था कि पजल आराम से हो नहीं जाती, मतलब कैसे कि आपको लगता रहा, मतलब मेंस वाली पजल कोई निकाल दे, मतलब 10 मिनट में मैं छोड़ दूंगा, जाओ अपनी अभी अगर मेरे को अभी मिली नहीं है। पर तो उस टाइम पे कम से कम 40-45 मिनट्स एक पजल लेगी आपकी। उसके बाद भी वो कभी गलत भी जाती है, आपको लग रहा है बन गई है, पर अब आंसर मैच करने जाओगे नहीं बनती वो। थोड़ा सा ब्रेक करना चाहूंगी, मैं रीजनिंग की टीचर हूँ। 40 to 45 मिनट्स पर पजल, मेंस पजल, वो स्टार्टिंग जब था एज अ बिगिनर ना, तो प्लीज ये चीज क्लियर करो, बच्चों को डराओ मत कि 40 to 45 मिनट्स, क्योंकि वहां से आपका माइंड शार्प होता है। क्योंकि आप दिमाग में उसके, जैसे हमारे प्री में 2 केस मैक्स 2 केस बनते हैं, वहाँ कम से कम 8-10 केस बनते हैं मेंस में, और मैंने बनाया है। कितने, एक रजिस्टर का पूरा पेज भरता था, वो भी लिटा के, सीधा नहीं ऐसे, और ऐसे बनता था, तभी जाके सॉल्व होती थी। पर वो ये उस 45 मिनट्स, फिर वो 30 हुआ, 30 फिर 20 हुआ, पर अभी भी 17-18 मिनट्स लगते हैं एक पजल में, मेंस की पजल में। कह सकते हैं, नॉट हर पजल में नहीं। आप मेंस के देख लो, पजल करोगे फिर क्वेश्चंस भी पजल वाले ही होते हैं। हाँ, तो उसको 17-18 मिनट्स पूरे लगते ही लगते हैं। पूरा 5, मतलब अगर 5 नंबर आ गया तो आपको वो 10 नंबर मिल गया एक तरह से, 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ से आपके 17-18 मिनट में अगर 20 नंबर आ रहे हैं, गुड है, मेरे को लगता है। ओके विशेष, तो जैसे कि बहुत सारे टीचर्स, इनफैक्ट मैं भी बच्चों को बोलती हूँ कि हमें मॉक टेस्ट देने चाहिए, बट मॉक टेस्ट देने का एक सर्टेन टाइम होना चाहिए कि जब तक हमने अपना सिलेबस कवर नहीं किया है तब तक हमें मॉक टेस्ट के ऊपर जंप नहीं करना चाहिए। तो
मॉक टेस्ट आपके अकॉर्डिंग हमें कब देने चाहिए? आपने कब देना स्टार्ट किया था प्रीलिम्स के फर्स्ट मॉक ईयर टेस्ट? तो दिया ही नहीं था मैंने, सेकंड ईयर फर्स्ट जब ईयर तो दिया दिया था ही नहीं था, ठीक है। तो आरआरबी की नोटिफिकेशन आई जिस दिन, उस दिन मेरा पहला मॉक टेस्ट था। ओके और जब तक प्री नहीं होगा मैंने सारे प्री के मॉक टेस्ट सारे खत्म कर दिए थे। ओके 30 या 25 ऐसे कुछ आते, मैंने सारे खत्म कर दिए थे। और परसेंटाइल मैटर करती है कि आप लोगों से कितना आगे हो। अगर आप 90% है तो पता आपको लगता है 90% आगे, तो आपको शांत हो जाना चाहिए। मेहनत वहाँ बढ़ती है क्योंकि 90% में आपको रहना भी पड़ता है, क्योंकि आपने 1-2 दिन छोड़ दिया, वो आप आ जाओगे 85 80 में आ जाओगे, तो वो मेहनत ज़्यादा चाहिए होती है। मॉक टेस्ट के लेवल भी कभी कभार अप डाउन होते रहते और डिफिकल्ट में तो आप अगर आप अभी आराम से 80 क्लॉक इन कर रहे हो, आप आ जाओगे सीधे 60 पे, मोरल डाउन। पर आपको पता होना चाहिए कि अगर परसेंटाइल आपकी 90 अभी भी 90 अबव है तो आप गुड हो, मतलब मेरे को लगता है बहुत सही हो। पर वहाँ रहना भी चाहिए बंदा, बिल्कुल कि आप ऊपर नीचे ना घूम रहे हो। सो ऊपर इज गुड, 95 अबव इज गुड, पर उससे नीचे 80 अगर आप नीचे जा रहे हो तो आपको मेहनत फिर से स्टार्ट करनी पड़ती है। सो बेसिकली वी कैन से कि कंसिस्टेंसी इज द थिंग, कि अगर हम बहुत रेगुलर ज़्यादा। कंसिस्टेंट रहते हैं अपनी मॉक टेस्ट हो हाँ चाहे जी। प्रैक्टिस हो चाहे कुछ भी हो, तो वी कैन अचीव। बहुत मतलब लोगों को लगता है कि एक दिन रीजनिंग कर ली, अब अगले दिन मतलब कहते हैं ना 3-3 दिन की स्लॉट बना ली QRE। अगर रोज नहीं करोगे क्वांटिटी इंग्लिश, गया आपका। आपने जो फर्स्ट डे पढ़ा है, 4th डे आते आते खत्म हो जाएगा बिल्कुल आपका। एग्जैक्टली, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। और मॉक्स भी आपने दे दिए, मॉक्स का एनालिसिस उसका अलग से होता है। चलो आपके सवाल सही हो गए, एनालिसिस जरूरी होता है मॉक बहुत टेस्ट ज्यादा, का? पर मेरे को नहीं लगता कि 2 घंटे देने चाहिए कि 2 analysis घंटे में। तो ऑब्वियसली नॉट। मेरे आज तक मैंने मैक्स 1 घंटा दिया होगा अपने एनालिसिस में, क्योंकि जो क्वेश्चन हो गए हैं उसमें देखना नहीं है। एग्जैक्टली जो नहीं आते उनको देखना है और उनके कैसे उन्होंने सॉल्व करा है एफिशिएंटली, वो देखना है। उसको अगले मॉक में नहीं रिपीट करना है। तो आपने अगर इस मॉक का एनालिसिस सही कर लिया तो अगले मॉक में एनालिसिस का टाइम कम देना लगेगा पड़ेगा। obviously, ये है। क्योंकि अगर हमारे अभी 10 गलत हुए हैं तो नेक्स्ट में हमारे 7-8 गलत होने वाले, हाँ 2-3 तो मॉक एटलीस्ट। टेस्ट इसीलिए होता है बिल्कुल, कि आपकी बिल्कुल। कम से कम और जहां जा रहे हो वहां एक्यूरेट देकर आओ। तो सेम मेरा यही था। सो प्लीज स्टूडेंट्स, मॉक टेस्ट के ऊपर स्टार्टिंग में ही जंप मत किया कीजिए। पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट पे जंप किया कीजिए। मॉक टेस्ट इज नॉट द ओनली थिंग जिससे आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर लेंगे। एम आई राइट? ओके, सो हम यहाँ से थोड़ा सा मेंस की तरफ आते हैं। मेंस तो आपने आई गेस प्रीलिम्स एकदम क्लियर होने के बाद 15 दिन में मेंस कवर कर लिया था? नहीं, 15 डेज इनफ थे आपके लिए मेंस कवर करने के लिए? जिस दिन नोटिफिकेशन आती है RBPO मेन और RBPO, उस दिन से मैंने मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। ओके कि मुझे पता था कि RBPO मेरे को बता देते आसान होता है, पर आसान नहीं होता। कोई पेपर आसान नहीं होता, PO है तो वो। तो मेंस की तैयारी मैंने उस दिन स्टार्ट करी थी। और मेरी मेंस जो मेरा RBPO मेंस था उससे पहले मेरी हो गई थी, मतलब मेरे को नंबर आने स्टार्ट हो गए थे। क्यों, मैं कट ऑफ निकालनी थी। मेरे को ये नहीं कि मेरे को सेक्शन क्लियर करके कट ऑफ निकालनी थी, जिसमें मेरे को हर जगह से 20 नंबर तो निकालने हैं। और मेरे कट ऑफ बनाएगा मेरी इंग्लिश, क्योंकि लोगों की मैंने देखी इंग्लिश बहुत वीक होती है कि वो 40 में से अराउंड 20-25 में अटक जाते हैं। पर भाई अगर मैं 30-35 आ गया तो मैं उनसे 2 स्टेप्स आगे हूँ, तो मेरा वहाँ से होता। और करंट अफेयर्स चलो एक एक करके लेते हैं। रीजनिंग में मैंने बताया मैं अपने डेली शेड्यूल में ही वो करता हूँ मेंस की तैयारी, मतलब रीजनिंग के मेंस की। उसमें मैं अपने ट्राई करता हूँ कि एक दिन पजल उठाऊँ, एक दिन मिसलेनियस उठाऊँ, क्योंकि नंबर मिसलेनियस से ही आने हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि आप वहाँ जितना रीजनिंग दिमाग खोलने के लिए होती है, और दिमाग खुल गया तो मिसलेनियस बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसलिए मैं रीजनिंग में ये टाइम देता हूँ। मतलब मैंने बताया ना 4 बजे मैं आ जाता हूँ, 4 से लेकर 7 बजे तक रीजनिंग। उस 7 से 8 इंग्लिश में मैं सेक्शनल मॉक्स देता था। कोई फुल ऑन मैंने आज तक मॉक किया 1 या 2 दिए होंगे। ओके, सेक्शनल मॉक सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि उसमें स्पेशली मेंस के लिए पॉलिश कर पाते हो अपने आप को कि आपके कंसेप्ट कैसे और कैसे वर्क कर रहे हैं। क्योंकि आप सोच के जा रहे हो कि वो सवाल आएगा ऐसे, वो नहीं आएगा। वो अपना अलग से एग्जामिनर अगर वहाँ बैठा है तो वो हमसे ऊपर ही है, और वो बोलेगा कि ये अटेम्प्ट ना करे, तो वो ना अटेम्प्ट करने के लिए मॉक के सेक्शन जरूरी है। क्वेश्चन वो हार्ड वाले होते हैं, क्योंकि कंपोजिट मॉक में चलो मुश्किल होते हैं, पर वो वाले उतने मुश्किल होते हैं सेक्शनल में होते हैं। मैंने सेक्शनल उठाया था, मेरे 10 नंबर भी नहीं आते थे उसके अंदर, और जहाँ मैं कंपोजिट में 20 नंबर से ऊपर ले आता था, तो मेरे को लगता था सेक्शनल देने से मेरी क्लैरिटी बढ़ती थी। तो वहाँ से होता था। और रीजनिंग के बाद मैथ्स, मैंने बताया मैथ्स में सिर्फ बेसिक्स अच्छे करे, अपने प्रैक्टिस करी, और आज तक मैंने कोई हाई लेवल DI प्रैक्टिस नहीं करी है। मैंने हाई लेवल मिसलेनियस प्रैक्टिस करा है। मेंस में अपने क्वांट्स में कहाँ से स्कोर किया, कौन सा सेक्शन था? Q1 Q2 नंबर सीरीज, और एक DI लॉजिकल DI आती है। और अगर आप रीजनिंग करें आपका लॉजिक स्ट्रांग होगा, बिल्कुल। वो लॉजिकल DI आपको नीचे से वैल्यू उठा के ऊपर पुट करनी है, आपका अपने आप क्वेश्चन निकल जाता है। SBI में सब बोल रहे थे DI मुश्किल है, मेरे को SBI में DI आसान लगी, क्योंकि मेरे को सिर्फ लॉजिकल वाली DI आ रखी थी, मैंने उसका नंबर मेरे वहाँ से निकले।
और Q1 Q2 लोग बड़े आसान है, मेरे को वो थोड़े डाइस ही लगे क्योंकि वो 3-4 अटक रहे थे मेरे हर जगह पे, इसलिए मैंने ज़्यादा उधर चांसेस भी नहीं ऐसा लिए। भी कोई टॉपिक था जो आपको लगा कि ये स्किपेबल है, इसको मैं नहीं भी करूंगा तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या हमें एंटायर सिलेबस को कवर एटलीस्ट करना ही चाहिए? मैथ्स का मैंने बताया ना, मैंने अब तक Maths प्रोबेबिलिटी नहीं। नहीं करी, नहीं हाँ। मतलब आज तक एक क्वेश्चन नहीं करा पढ़ा मैंने। ही नहीं है कभी? नहीं Okay. क्योंकि मैं अपने क्यों 20-25 घंटे खराब करूँ इन 3 टॉपिक के अंदर। Okay. मैं अपने टाइम स्पीड डिस्टेंस में क्वेश्चन आने ही आने उसमें, उससे मैं और 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसके, और अलजेब्रा में, क्योंकि अलजेब्रा के क्वेश्चन मैंने देखे बढ़ते जा रहे हैं, हर एक में 3-4 से 5-6 हो जाते हैं, और Q1 Q2 में भी आ रहे हैं और उसमें भी आ रहे हैं, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के अंदर भी। तो मैंने वहाँ अपना वर्क करा, वहाँ से मेरे नंबर निकलते थे, मैं उसमें सेटिस्फाई। अब सब कुछ ग्रैब करने के चक्कर में जो मेन है वो ग्रैब करना रह जाता है, इसलिए मैं जो मेरे हाथ में वही मैं उसको ही मैं वर्क करता हूँ, और उसको ही मैं कहते हैं ना ये नंबर मेरे हैं, वो एग्जामिनर भी ले सकता है मेरे से वो फिर। ओके विशेष, एक और चीज़ पूछती हूँ मैं, रीजनिंग में हमारा मेंस में क्रिटिकल रीजनिंग का सेक्शन आता है। हाँ जी, अप्रॉक्स उससे कभी 5 क्वेश्चन 6-7 तक भी चले 10 जाते भी आए हैं। हैं अभी तो। हाँ, अभी रिसेंटली हाँ एक जी। पेपर में आए थे कि SBI PO में हाँ आए जी, थे, SBI मैक्सिमम में क्वेश्चंस आए थे 12 उसमें। क्वेश्चन आए थे और मैं 11 करके आया था, मेरे को भी याद है। तो वो सेक्शन क्या हमारे लिए डिफिकल्ट होता है? जिसकी कितना रीडिंग कैसा होता है क्वेश्चन? जिसकी रीडिंग एनालिसिस खराब है वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो 3-4 में वो फंस जाता है। और मैंने एक, मेरे को सर का नाम याद नहीं आ रहा, अनअकैडमी पे थे, हर्षल अग्रवाल के साथ एक और सर थे, अब वो यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं, उनका मैंने एक बार कोर्स पढ़ा। कौशिक मोहंती सर? नहीं मेरे को नाम याद नहीं आ रहा Okay. स्पेसिफिकली। उन्होंने क्या मतलब, उन्होंने अपना 3-4 मिनट क्लासेस देखी, उन्होंने बेसिक समझा दी कि ये वर्ड दिखे और ये वर्ड का ये मतलब है, मत करना। मैंने उससे दिखाया, और मेरा अगर मैं 5 क्वेश्चन करता हूँ 4 सही होते हैं मेरे, तो मेरे क्रिटिकल रीजनिंग से नंबर निकलते हैं रीजनिंग में और Okay. मिसलेनियस से। मैंने पजल भी नहीं, मतलब पजल करता हूँ मैं, पर पजल क्लियर और सॉल्व नहीं होती पेपर में फर्स्ट जाके। प्रायोरिटी नहीं है हमारी वो, मिसलेनियस नहीं इज द है। फर्स्ट प्रायोरिटी। मतलब बहुत से टीचर्स होते हैं बोलते हैं जाके पजल्स करो, मुझे पता है पजल जाके। पजल हाँ। तो हम खुद भी नहीं बोलते कि नहीं पजल्स। नहीं, मैंने 2-3 इसके नहीं, मैंने यूट्यूब पे देखा है कि Okay. बोलते हैं आप पजल नहीं करोगे तो नंबर कहाँ से आएंगे। मैं नंबर बाकी भी वो बना रहे हैं, बाकी 60 को नंबर का होता है मेरे हिसाब से, 30 तो कहीं और से निकलेंगे 30 प्रीलिम्स में हम कह सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट पर वो होता है। बहुत इजी होती है। हाँ, कहते हैं वो लेवल 1 है, पर लेवल 3 आ रहा है, लेवल 3 के लिए आपको फिर एक PU लेवल में थोड़ा सा बच्चे को प्रॉब्लम आता है जब हाँ जी। वेरिएबल्स आ जाते हैं, टाइम उतना ही होता है बहुत। हमारे और पास। फिर वो केसेस जैसे आप जैसे कौन सी जब बैंक मैनेजर की हो गई, उसमें सिर्फ प्लेस करना होता है, उसके अंदर आ जाएगा, फिर सैलरी भी आ गई, उसकी कलर भी आ गया, उसके ये आ गया। हाँ, अब उसे सेट करते करते अपने कलर खराब हो जाते हैं। ओके तो यही है। विशेष, जैसा कि आपने बताया कि आपकी इंग्लिश ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, हाँ जी। ठीक है, हम मान सकते हैं, बट फिर भी आप स्टूडेंट्स को ऐसा कुछ बताना चाहेंगे कि अगर आप वो इंग्लिश में इन चीज़ों पर फोकस करते हैं तो उनकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो सकती है, क्योंकि बैंकिंग में बहुत सारे लर्नर्स हैं जिनकी इंग्लिश बहुत वीक होती है। मैं कहूँगा, मैंने आज तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, मैंने नॉवेल्स पढ़ी हैं। नॉवेल्स पढ़ोगे आपकी रीडिंग अंडरस्टैंडिंग सही होती है। अब यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगी, बच्चा जी। कहता है मेरे को पढ़ना ही नहीं आता इंग्लिश, तो मैं नॉवेल्स कैसे पढूं, मुझे मतलब इंग्लिश समझ में ही नहीं आती। आपने गलिवर ट्रैवल्स तो पढ़ी होगी, 8th-9th की है, वही हाँ, पढ़ लो। ओके। इंग्लिश तो वो भी है, बस वो अपग्रेड करते रहो। आपने गलिवर ट्रैवल्स आज पढ़ी, उसका नेक्स्ट कुछ पढ़ लो, उसके आगे कुछ पढ़ लो, वो लेवल बढ़ाते जाओ। पर ये नहीं है कि आपने इंग्लिश को आपको, मैं मतलब मेरे को लगता है इंग्लिश आज के टाइम में, हम जैसे मूवीज देखते हैं सबटाइटल चलते हैं, मूवी मत देखो, सबटाइटल पढ़ लो। ओके। आपको पढ़ना ही तो है, आपको कहते हैं ना प्रोसेसिंग टाइम को तेज करनी है, कि आपने सुना और वो मतलब समझ आ गया आपको उधर ही। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा बेसिक भी तो पहले पता होना Basic, चाहिए ना, जैसे लाइक मेरा ग्रामर वगैरह private की background मिस्टेक है। कहाँ है हमें हाँ कैसे जी। पता चलेगा। तो उसके लिए मैं बोलता हूँ 120 रूल्स ऑफ ग्रामर्स, हाँ, वो बहुत बेस्ट है। उसके अंदर कहते हैं ना क्वेश्चंस में जो वर्क करता है वही है। मेरे को पता, मतलब मैंने करा, मेरे को समझ आ गया था, पर मेरे को वो आता था। ओके। अगर जो जिसको नहीं आती उसे करना चाहिए वो। उसके बाद मेंस के लिए जो परफेक्शन बैच है अनअकैडमी पे, मेरे लिए वो लगा बेस्ट है, क्योंकि सीधा जैसे होता है ना कि बोलते हैं कि आप हायर की, मतलब किसी ऊपर वाले को कुछ अचीव करने की सोच रहे हो, उधर के एम करो, नीचे वाला अपने आप हो जाता है। Exactly. तो मेंस की तैयारी करोगे, प्री अपने आप हो जाएगा। Exactly. तो मैंने मेंस के लिए एक ही बैच देखा, परफेक्शन का बैच। मेरे को समझ आ गया कि ये कर लिया तो प्री आराम से हो जाएगा। प्री हो गया मेरा आराम से, और मेंस तो इजी लगता ही है, लाइक तरह से अब इजी लगता है बहुत मेहनत के बाद। ओके विशेष, तो प्रीलिम्स एंड मेंस की और कोई स्ट्रैटेजी आपने अपने लिए प्लान की थी? वैसे तो आपने हमें काफी कुछ बताया प्रीलिम्स और मेंस के लिए, बट फिर भी एनी काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी यू फॉलोड? स्ट्रैटेजी मेरी यही थी कि मतलब आपके, मैं बोलता हूँ अभी आप अगर बैंक की तैयारी कर रहे हो, लार्ज पिक्चर छोड़ दो अभी आप, कि मतलब आपको 14 लाख बच्चों से कंपटीशन करना है, आपके आसपास कितने हैं, आप उनमें फर्स्ट आने की कोशिश करो। राइट। आप उनमें बोलो कि आप कितने परसेंटाइल आए हैं, कितने नंबर आए हैं,
उनसे 10 नंबर ऊपर 5 नंबर ऊपर लाने की कोशिश करोगे। आप कहते हो मैं अगर आप उसमें टॉप 1% में हो तो आप वहाँ के मतलब लार्ज पिक्चर के टॉप 10 में आ जाते हो और टॉप 10 ही नौकरियाँ निकलती हैं। तो ये स्ट्रैटेजी है, मतलब कंपटीशन ही है। अगर आप ग्राउंड लेवल पे कंपटीशन ही सोचोगे पर जर्नी इंजॉय करते हुए जाओ, अपने आप कंपटीशन क्लियर हो जाता है। और हम जितने भी हमारे मार्क्स आज आ रहे हैं वहाँ पर आप सेटिस्फाई ना हो अपनी जितना भी आपका गैप है। मतलब मैंने बोला ना 90% आ जाते हैं, परसेंटाइल आ जाती है, पर वहाँ स्टे करने के लिए वर्क और करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही है। राइट विशेष। ओके विशेष, तो आपने SBI PO और IBPS PO क्लियर किया है, तो डेफिनेटली आपने इंटरव्यू भी दिया है। हाँ जी। इंटरव्यू एक बहुत बड़ा फियर है हम सभी का, कैसे फेस करते हैं? नर्वसनेस इतनी ज्यादा होती है। ठीक, एग्जाम दिया है, वहां तो हमसे कोई कुछ पूछने वाला नहीं था। इंटरव्यू बोलते हैं हम, इंटरव्यू पर वो कहते हैं ना, आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे पर्सनालिटी टेस्ट लिखा आता है, पर्सनालिटी टेस्ट, राइट। पर मेरे को समझ नहीं आता। मैंने 4 RRB PO इंटरव्यू था मेरा, मेरे को अभी भी याद है 6 या 7 मेरे पेजेस थे जो मेरे तैयार थे। ओके। पर उस इंटरव्यू में एक भी क्वेश्चन वहां से नहीं आया। ओके। उन्होंने क्या क्या पूछ लिया, जैसे मेरे आई एम विशेष गौतम, तो गौतम बुद्ध की मदर का नाम क्या है, तो ऐसे बहुत चीज़ वो अपने वहाँ जाके क्या, अब वहाँ जाके जैसे मैं डल हो गया बिल्कुल कि ये क्या पूछ रहे हैं, कोरोना वायरस में कौन सा वायरस था, ऐसे पूछने लगे क्वेश्चन मेरे से। तो मैं वहाँ फंबल हो गया और मैं कहते ना अपने जो जोन में आते हैं, पहले वो इन्वायरमेंट बड़ा वो होता है टेंस। अगर वो चेयरमैन वगैरह आपको डराने की कोशिश कर रहे थे, आप टेंस हो जाता है माहौल। पर अगर आपके चेयरमैन में SBI IPS PO में मेरे इतने सही चेयरमैन थे, हंस के बात कर रहे थे और आपको कहते कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करते हैं वो सारे के सारे। ओके। तो जैसे मेरा RRB PO खराब हो गया, 6 या 7 पेजेस थे बोथ। SBI PO इंटरव्यू मेरे 50 पेजेस थे कि मैं सब कवर कर लिया। MSMEs के क्या होते हैं, 7 पेजेस टू डायरेक्टली 50 पेजेस। कहते हैं बुकलेट बन गई मेरी खुद की पर्सनल, उसमें मेरे सब कुछ है। मतलब फर्स्ट 6 पेजेस मेरे पर्सनैलिटी कि मेरे हॉबीज, मेरे बारे में, मेरे स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। कहते हैं लिखो, आप खुद सोचते रहोगे अच्छा मेरी स्ट्रेंथ है, वहाँ जाके बनेगा ही नहीं। आप बोलोगे अच्छा आप कॉन्फिडेंट हो, आप तो अलग ही नहीं रहे। मतलब जो बोल रहे हो लिख लो पहले। और उसको 2-3 ये मैंने SBI से पहले, मेरे को एक टीचर थे, नाम की मैं भूल रहा हूँ उनका, उन्होंने बोला शीशा पकड़ लो, बिल्कुल उसके सामने बैठ जाओ और अपने आप की ना पोस्चर, कॉन्फिडेंस और अपना बोलने को रिकॉर्ड कर लो, राइट। और एक बार उसको पढ़ लो। मैंने एक इंटरव्यू दिया था, मैंने अपने को रिकॉर्ड कर लिया कैमरा अपना खोल के, और मैं देख रहा कि मेरे ना, मैं कभी ऐसे जा रहा हूँ कभी ऐसे जा रहा हूँ, या मेरा पोस्चर खराब हो रहा है, या मैं थोड़ा बहुत फंबल कर रहा हूँ। वो मैंने सही करा, शीशा पकड़ा, कम से कम 2-3 दिन लगातार 6-6 घंटे बैठ के मैंने पूरे वो 50 पन्ने पढ़ता रहा, बोलता रहा कि ये क्वेश्चन बन सकता है, ये बनेगा, ये बन सकता है कि तेरे, मतलब मैंने नेशनल खेला हुआ वॉलीबॉल में, तो वो क्वेश्चन से मेरे IBPS PO में बना, SBI PO में बना। ओके। तो वो क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करके गया था, और फिर SBI PO और IBPS PO में एक क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मेरे उस 50 पन्ने से बाहर था, वो सारे उसके अंदर ही थे वो। दैट्स ग्रेट। यस। और मतलब और आपसे क्या क्या सवाल इंटरव्यू में पूछे गए थे, अगर आपको इनकेस याद हो, अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? जैसे पहला सेक्शन तो आपके ऊपर ही होता है। ओके। जैसे SBI में था आपकी हॉबीज क्या है, पहला क्वेश्चन, और IBPS PO में था अपने बारे में इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ओके। तो दोनों क्वेश्चन मेरे रटे हुए थे, जो था वो मैंने बड़ी कामली एंड कंपोजली बोल दिया उनको। उसमें वो कहते हैं ना, आपको हिंट देने पड़ते हैं इंटरव्यू में कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके उस क्वेश्चन से ही बने जो आपको आता हो। मैंने वही करा, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में डाल दिया कि मैं, मेरी हॉबीज ये है, मैंने नेशनल लेवल खेला हुआ है और मैं ये आजकल ये ट्रेडिंग वगैरह कर रहा हूँ। तो मेरे अगले 4 क्वेश्चन रेडी हो गए, उसमें 3 उन्होंने बोल दिए उन्होंने उसी वक्त। क्या बताओ आपने ग्रेजुएशन वाला कुछ नहीं कुछ बन गया मेरा, एक मेरा नेशनल लेवल बन गया और एक मेरा हॉबी से था, मैं कुकिंग और मैं ट्रेडिंग करता हूँ उसके वगैरह। मेरे 4 क्वेश्चन हो गए, मेरे 3 मिनट वहीं सही मतलब कंप्लीट हो गए। 7-8 मिनट का इंटरव्यू चलता है, 3 मिनट आपने होल्ड कर लिया, आपकी इमेज बन गई उनके सामने। उसके बाद आप अगर एक आधा क्वेश्चन खराब भी करते हो तब बच जाते हो। तो आपने बताया कि आप 50 पेजेस का पूरा प्रिपरेशन करके गए थे, तो मुझे पता है आपने 50 पेजेस में क्या बनाया होगा। मैं चाहूंगी कि आप स्टूडेंट्स को थोड़ा सा और इलाबोरेट करें कि आपने उन 50 पेजेस में क्या लिखा था। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपने अपने जब सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखा होगा, आपने कहा कि मैंने 6-7 पेज का इंट्रोडक्शन ही बनाया था, राइट? तो आप प्लीज स्टूडेंट्स को ये बताइए कि आपने अपने बारे में क्या लिखा था 6-7 पेजेस में, फिर मैं उसके बाद में थोड़ा सा और क्लियर करूंगी। जैसे मेरा फर्स्ट पेज की बात करते हैं, मेरा था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इसमें मैंने कम से कम 10-15 लाइन लिखी। पहली लाइन खराब कि मैंने था कि ये कैसे बन रही, मतलब आप लिखते हो ना तो आपको पता चलता है ये खराब हो, मतलब सुनने में खराब लगेगा। उसका दूसरा बनता है, फिर उसका तीसरा बनता है, चौथी पांचवी बार में जाके मेरा वो फाइनल हुआ था। उससे मेरे कुछ अराउंड 7-8 लाइन बची थी 12 में से,
और वो सही थी करेक्ट। जैसे अपने बारे में मैंने इंट्रोड्यूस करा, मैं कि कहाँ बॉर्न एंड रेज हूँ, उसमें मेरा ग्रेजुएशन ये वगैरह। हॉबीज़, आपको लगता है हॉबीज़ सिर्फ वो पूछ लेंगे वो छोड़ देंगे? हाँ, राइट। हॉबीज़ वो खोदते हैं। दैट्स द पॉइंट कि जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हो ना, तो जब हमें तैयारी करनी होती है तो हमें सिर्फ ये नहीं बताना कि मुझे डांस करना पसंद है। हाँ। वो सवाल वहाँ खत्म नहीं हो जाएगा। आपका डांस वर्ड बोलना उनके लिए अगला सवाल है हाँ। कि ठीक है, अच्छा बताओ डांस के बारे में हमें और बताओ, राइट? कुछ ऐसा ही। और हो ना पाए, कभी किसी डांस करा भी सकते हैं वो। ओके। तो चूज योर हॉबीज वाइजली, तो मेरे हिसाब से ही था। और हॉबीज में मेरे ये होना चाहिए कि हॉबीज में आप उनसे ज्यादा आपको पता होना चाहिए, राइट। कि अगर आप खुद उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे तो वो आपको कहता है नेगेटिव पॉइंट है, आपके एक नंबर कट गया। आप सोच के चलो कि आपने अगर बोला कि मेरे को म्यूजिक आता है, अपने म्यूजिक में भी कुछ ना कुछ होता होगा, जैसे वो होते हैं हिम्स होते हैं, आपको वही नहीं पता, तो अब खराब हो जाएगा वो इंटरव्यू, क्योंकि आपने उसके अंदर मास्टरी नहीं करी। तो आपकी हॉबी कैसे है वो? बिल्कुल, उसके एक क्वेश्चन वो बन गया। और आपका एक होता है ना कि आपने बैंकिंग ही क्यों करा है क्वेश्चन, दोनों टाइम मेरे से पूछा ये। ओके। उसका अगर आपने सेट क्वेश्चन आपने बोल दिया नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब, आपको पहली बात तो आप इंटरव्यू में गवर्नमेंट जॉब बोल दिया तो आपके वो कहते हैं ना वो खराब हो जाता है कि वो फाइनेंशियल जॉब है। वो उन्होंने मेरे को मेरे को RRBPO में बोला था कि गवर्नमेंट जॉब नहीं है, फाइनेंशियल सेक्टर जॉब है। यहाँ आपको ये नहीं कि आके बैठ जाओगे लंच खाओगे चले जाओगे, यहाँ आपको काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये बताया, तो मैंने आज चेंज कर लिया। हर जगह जाता हूँ कि फाइनेंशियल सेक्टर जॉब है, मेरा बैकग्राउंड है, मैंने अकाउंट्स कर रखी है, तो मेरे को आराम से क्लियर हो सकता है। तो ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करने पड़ते हैं, उसमें बैंकिंग अवेयरनेस बहुत बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने टाइम में NPAs होते हैं ना, NPA, ग्रॉस NPA और नेट NPA, मैं इसकी परसेंटेज लग गया था कि उस टाइम पे क्या चल रही है, और वही क्वेश्चन आया और वही मैंने उधर बता दिया। ग्रेट। तो इससे मैं कहते हैं उनका कॉन्फिडेंस ही बढ़ा कि मैं बैंक्स की भी लर्न करके गया हूँ और ओवरऑल जो इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक की है वो सब की करके गया हूँ, तो मेरे को वहाँ पे एज मिलता है। इंटरव्यू में अपने एज कैसे लिया वही काम करता है आपके लिए। बिल्कुल। और आपने जैसे मैं बोलता हूँ यूट्यूब बहुत लोग जाते हैं अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, उनको पढ़ो। मैं अभी भी कि हाउ टू रिकवर NPA, मेरे को क्वेश्चन पहले मतलब RRBPO में नहीं पता था, पर SBIPO में मैंने पढ़ा, 50 पन्ने ऐसे ही बने मेरे, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन भी मतलब एक एक क्वेश्चन जो बन सकते मैंने बनाए हैं और वो वहाँ पे आते हैं, क्योंकि वो ये था। और लास्ट में IPS PO वाला इंटरव्यू इतना अच्छा गया था मेरा, जो सर थे बोल रहे आपको हमसे ज़्यादा पता है, हमारी चेयर पे आके बैठ जाओ। अरे तो ये होता है कि अगर आपको पता होता है ना तो कॉन्फिडेंस वहाँ से बिल्ड होता है। बिल्कुल। वो टीचर्स भी जो भी बैठे हैं पैनल मेंबर आपसे इंटरेक्ट अच्छी तरह करते हैं, तो वो आपके पॉजिटिव पॉइंट ही है ये मिले। और मैंने जैसे इंटरव्यू की तैयारी है ये तो अपनी मतलब खुद की तरफ से है, आपको इंटरव्यू लेना भी चाहिए। जैसे हमारे लाइब्रेरी में थे हमारे 3-4 जो साथ जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे, हमने वो चेयर लेते थे जो रूम में बाहर लेके लगा ली, पैनल मेंबर बना लिए 3-4, और जो उनको पता है क्वेश्चन क्या ही बनने हैं वो सब आपको 10-15 मिनट रोस्ट करते हैं ना, वो रोस्टिंग ही आपको वर्क करेगी इंटरव्यू में, क्योंकि वो भी एक तरह से रोस्ट ही है कि आपको कैसे क्वेश्चन बनने हैं, क्या वो होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। क्योंकि मैंने देख लिया अगर आप किसी प्लेटफॉर्म से लेते हो ना आपको हाइप करेंगे, हाँ आपका हो जाएगा, पर एक जो आपके फ्रेंड्स या कलीग्स होते हैं ना आपको बिल्कुल कहते हैं हार्ड ऑन ट्रुथ बताते हैं, तो वो ट्रुथ पता चल गया तो आप उस पर वर्क करो और यू विल एक्सेल आराम से। बहुत अच्छे आंसर्स लगे मुझे आपके विशेष, अभी तक आपने बहुत हमें हेल्प किया अपने आंसर से। ओके विशेष, मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी यहाँ पर कि हमारी बैंकिंग की जर्नी एक बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी मुझे भी लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है। माइंड गेम है एक तरह से पूरी। बिल्कुल। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा कोई फेज़ आया जहाँ पर आपने सोचा हो कि नहीं यार अब मुझसे नहीं हो रहा, मुझे अब ये क्विट करना है या मुझसे नहीं हो पाएगा, या आपने कैसे अपने आप को इस पूरी इतनी लंबी जर्नी में अपने आप को मोटिवेटेड रखा? हम क्विट करने का तो जैसे खतरा थॉट ही नहीं आता ही नहीं था मतलब मेरे को एक तरह से, क्योंकि फर्स्ट ईयर जो पेरेंट्स ने जो मनी पे करा था कोर्स के लिए, तो दूसरा कोर्स चाहिए था और बुक्स के लिए तो ऑल ओवर 10,000 खर्च हो चुके थे। ओके। अब मेरे को था ये यहाँ से मेरे को जो आउटपुट मिलना चाहिए तो नहीं मिल रहा, अब कैसे 10,000 रुपये और मांगूँ, तो मैंने लोन लिया था। वो लोन पे करने के लिए अपने दोस्त से, चाइल्डहुड फ्रेंड है मेरा वो, उसे पे करने के लिए मेरे को जॉब तो चाहिए, तो कभी क्विट करने का तो कोई चक्कर ही था ही नहीं, तो इसलिए ये मेरे को कहते हैं ना ड्राइव करता था ये चीज़। और प्लस जॉब है, बैंकिंग जॉब है और अच्छी सैलरी मिलेगी, तो हमेशा यही है कि वो थॉट ही नहीं आने दिया मैंने, और थॉट आता था तो कहते हैं ना, और हमेशा मैं संडे अपने आप को रेस्ट देता था। ओके। उस संडे में मैं अपने मौज मस्ती करता था कि मतलब मेरे को मेरी एनर्जी वापसी आ जाए फॉर द नेक्स्ट वीक, तो मेरा यही था। तो अपने आप को एनर्जी देने के लिए आपने जैसे कहा कि आप रेस्ट लेते, तो क्या करते थे आप संडे में? संडे में मैं अपने जैसे मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना,
मतलब हम बैठ के बात करने से ना आपका बहुत के स्ट्रेस निकल जाता है अगर आप किसी कम्युनिकेट कर रहे हो अच्छी तरह। तो मेरे 3-4 दोस्त हैं, जैसे कॉलेज के भी एक आधे हैं, उनसे अगर बात करो ना, आपको कहते हैं ना, दोस्तों में इतने खराब होते हैं दोस्त आपका सारा स्ट्रेस लेके चले जाते हैं वो। दैट्स ग्रेट। कभी और कोई हर्डल्स आपकी इस पूरी जर्नी में आपको देखने को मिले, कोई भी? हम ऐसा हर्डल कोई मेरे को आज तक मिला नहीं। मतलब ये हो सकता है कि नंबर कम आ रहे हैं या फिर कुछ मतलब आपको कुछ इलनेस वगैरह हो गई, पर ऐसा कुछ इलनेस आ रही है तो 3-4 दिन में रिकवर होके बैक टू मतलब वर्क पहुंच जाते थे। और कभी ऐसा डीमोटिवेट अगर फील कभी हुआ तो सैलरी सब की वीडियोस तो हर जगह है ही। ओके। और लीज अकोमोडेशन की वीडियोस है, तो मोटिवेट हमेशा कर ही देती थी हमारे को। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छे। और अकेला मैं भी नहीं, बहुत लोगों का भी करती होंगी। तो क्योंकि एक फैक्टर है कि आपको जॉब क्यों चाहिए, इसमें ये कहते हैं ना एडिशनल फैक्टर्स हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आपका फाइनल रिजल्ट जिस दिन आया होगा, पहले आई गेस एसबीआई पीओ का रिजल्ट आया सबसे पहले, अब आईबीपीएस तो अभी आया है हमारा रिजल्ट। एसबीआई पीओ के भी, जैसे एसबीआई पीओ मेंस का रिजल्ट आया था तो मैं अपने एमकॉम के पेपर दे रहा था, मैं निकला ही था, मेरे कॉल आ रखे थे, अराउंड 15-16 कॉल आ रखे थे लाइब्रेरी वालों के कि भाई वो आ गया है। और मैंने डाला पीडीएफ में, मेरा नहीं, मतलब रिजल्ट नॉट फाउंड। क्यों? मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रखा था, मैं भाई मेरा, अरे एक तो पेपर खराब हुआ और ये भी चला गया। तो वो आ गया, पर फिर वो 2-3 बार वो बोल रहा भाई ये वाला नंबर नीचे भी है। मैं हाँ रोल नंबर डाल के देखता हूँ। और जब हुआ, मैंने उस ऑटो में ही ऐसे अपने दोनों वो जो साथ बैठे थे उनको ऐसे करा और हुर रहे, बस ये वो हो गया। पर जो लास्ट फाइनल था कि वो रिलैक्स मोमेंट था, कोई पेपर नहीं था, तो अपना आराम से चिल करके फेस पैक लगा रखा था मैंने। तो मेरे को फ़ोन आया कि आपका SBI रिजल्ट आ गया है। तो मैंने जैसे ही देखा, मैं लिटरली बैठा हुआ था, मैं उछला और मैंने ज़मीन पे हाथ मार दिया कि अब हो गया ख़त्म। कहते ना जो भी मेहनत 1000 दिन की मेहनत थी सब खत्म, अब ऐश करेंगे। तो उस टाइम मेरी मदर भी मतलब रोने लग गई थी कि चलो आखिरकार हो गया, क्योंकि बड़े बेटे होते हैं तो ये होता ही है। तो so you are the eldest child। और फिर जब IPS PO का रिजल्ट आया तो ऐसा खुशी थी, पर वो वाला ही नहीं थी कि चलो अपनी सीट से जंप होके बात करें, बस वही था। बस ये अब दोस्तों को ज़्यादा पार्टी देनी पड़ेगी कि सब क्लियर हो गया। ये तो मैंडेटरी है। हाँ जी। ओके विशेष, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा हमें आपके आंसर सुनकर। मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया आपके साथ ये पूरा इंटरव्यू कंडक्ट करके, बहुत इंटरेस्टिंग आंसर्स मिले एंड कुछ ऐसे आंसर्स मिले जो शायद हम हर दिन अपने स्टूडेंट्स को समझाना चाहते हैं कि आपको भी अपनी तैयारी कुछ इसी तरह से करनी चाहिए। तो अभी हम आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर एक करेंगे। बजर नहीं है बीच में, करण जोहर शो की तरह। ओके, so are you excited and ready? Yeah. Okay. So what's your deepest fear? Deepest fear? Sleepwalking. Sleepwalking? Yes. Sleepwalking? Okay. Yes. कि मैं कभी कहीं ऐसी जगह पहुंच जाऊँ जहाँ होना नहीं चाहिए। Okay. Biggest flaw? Biggest flaw? I don't, अब तक तो नहीं है, ना आगे भी ना होगा। You don't have any kind of flaws? No. Okay. And your strength? Strength? मैं हर चीज़ को हेड ऑन मतलब लेने की कोशिश करता हूँ। मैं कोई ये नहीं कि फियर में कि बाद में कि पहले इजी फिर मुश्किल, पहले मुश्किल फिर इजी, क्योंकि इजी तो होना ही होना है, मुश्किल पहले कर लेते हैं, टाइम बचेगा। बहुत अच्छे। ओके, योर फेवरेट नेटफ्लिक्स सीरीज? राइट नाउ नेटफ्लिक्स सीरीज इन सम काइंड ऑफ इंस्पायरिंग। ऐसा कुछ रिकॉल तो नहीं हो रहा मैम। ओके, लास्ट वॉच अभी मैंने पंचायत खत्म करी है, पंचायत सीरीज। ओके, अगर आप बैंकिंग आज सॉरी कट कर रहा हूँ, क्योंकि 1000 दिन से पढ़ो तो आपको गिल्ट होता है, कोई मूवी देख रहे हो तो मूवी देख नहीं जा रही पूरी, ना सीरीज खत्म करी जा रही, तो वो बीच बीच में कहते हैं अब मन नहीं कर रहा, क्योंकि वो साइकोलॉजी वैसी हो गई कि 1-2 घंटे लगातार मूवी देख रहे हो तो खुद को इनसे गिल्ट फील होने लग जाता है। पर अब गिल्ट क्यों होता है समझ नहीं आ रहा, क्योंकि 1000 दिन की मेहनत थी ना, वो वहाँ अगर देखते तो दुख होता था। अब दुख नहीं सुख होना चाहिए, तो दुख हो रहा है कि देख नहीं पा रहे सब कुछ। ओके, सो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, अगर बैंकिंग नहीं होता तो फिर आप क्या ऑप्ट करते? मैं SSC की तैयारी करता फुल ऑन, और मैं कोई ना कोई कहते हैं टॉप टियर वाली जॉब लेके निकलता। दैट्स सुपर्ब, एकदम फिक्स्ड है हमारे गोल की, बस कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली हमें अचीव करना है। ऑल्टरनेटिव हमेशा अच्छा रखोगे तो सही रहेगा ना। बहुत अच्छे, बहुत बेस्ट आंसर्स आई गॉट टुडे। ओके, थैंक यू सो मच विशेष, बहुत अच्छा लगा आपके आंसर सुनकर। रैपिड फायर भी आपके साथ बहुत अच्छा रहा। तो ये आपके लिए अनअकैडमी की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट,
एंड आई होप कि आपकी आगे की जर्नी और भी बहुत शानदार रहे. एंजॉय योर लाइफ. ओके. एंड हमारे CTWT की एक छोटी सी प्रथा है कि अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है या एस्पिरेंट है जिन्होंने रिसेंटली अब एग्ज़ाम क्लियर किया हो, तो क्या आप ऐसे किसी भी स्टूडेंट को टैग करना चाहेंगे? ओके, सो मैं अपने सीनियर को टैग करूँगा, मोहम्मद सलीम. उनका उसका इन्हीं बार SBIPO क्लियर हुआ है. ओके. वो अपना खुद स्टार्टअप भी चलाते हैं, तो यू शुड हैव सम कन्वर्सेशन विद हिम. दैट्स ग्रेट. तो हम चाहेंगे कि बहुत जल्द हम भी मोहम्मद सलीम का इंटरव्यू इस चैनल पर आप सभी के साथ शेयर करें. सो थैंक यू सो मच. और इसी के साथ एंड करते हुए मैं चाहूँगी कि आप सभी एस्पिरेंट्स को एक मैसेज दे सकें सो दैट उनकी जर्नी में, उनकी प्रिपरेशन में वो हेल्प कर सके. प्लीज़. सो मैम, मेरी तरफ से मतलब जो भी एस्पिरेंट्स है, मेरे को लगता है एक ही चीज़, जर्नी जियो अपनी. एंड गोल की बार बार मतलब कहते हैं ना, आपको शाहरुख खान का डायलॉग भी है कि शिद्दत से आप जो भी चीज़ चाहे वो आपको मिलती है. तो हर चीज़ उसको बस सोचते रहो और करते रहो. बस ये नहीं कि बैठ जाओ, हाँ मिल जाएगा अपने आप. यू शुड वर्क टुवर्ड्स इट. लास्ट में वो आपका ही है. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. आई होप कि आपको आज विशेष का ये इंटरव्यू देख के बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी. एंड जैसे कि विशेष ने पूरे अपने इस इंटरव्यू में बताया, मैं छोटा सा एक कंक्लूजन उसका आपको बताऊंगी कि प्लीज़ आप जब भी अपनी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC, बैंकिंग, UPSC, कोई भी, अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो पहली बात तो आपको कोई सेकेंड थाट नहीं आना चाहिए कि नहीं यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा, या मुझे कुछ और बैकअप रखना चाहिए, या कुछ और सोचना चाहिए, या अपनी जर्नी किसी भी रीज़न की वजह से क्विट करनी चाहिए, या मेरा एटमॉस्फेयर नहीं है, या मुझे लोग परेशान कर रहे हैं, या प्रेशर है. नहीं, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं. आपका गोल, आपका एम, वो आपका प्राइमरी है, होना चाहिए. अगर आपकी प्रायोरिटी ही फिक्स नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपको अपने आसपास की सारी चीज़ें लगेंगी कि आपको वो आपका गोल अचीव नहीं करने दे रही, जस्ट बिकॉज कि आपकी प्रायोरिटी फिक्स नहीं है. तो अगर आपने कोई भी अपनी प्रायोरिटी फिक्स कर दी है, कुछ भी है, तो सबसे पहले उसके प्रति कंसिस्टेंट रहिए. अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो ये आप सोच लीजिए कि आप शायद ही वो चीज़ अचीव कर पाएंगे. अगर आप सोच रहे हैं हमने 4 दिन तैयारी करी, 3 दिन हम रेस्ट कर रहे हैं, 2 दिन हम घूमने चले गए, ऐसे नहीं होगा. प्लीज़ कंसिस्टेंट रहिए अपनी तैयारी के दौरान. और प्रैक्टिस, अगर मैं बैंकिंग की स्पेसिफिकली बात करूँ तो प्लीज़ प्रैक्टिस इज़ द मेजर थिंग. बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, रिविजन्स नहीं करते हैं. ये शायद मैं अपने हर एक स्टूडेंट के साथ जब भी काउंसलिंग करती हूँ तो मैं उसको यही बोलती हूँ कि प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज़ है. हमें लगता है कि यार पता नहीं क्यों टीचर्स बोलते रहते हैं प्रैक्टिस करो, बट यार ये है बच्चों, ये है मेजर थिंग है. करिए प्रैक्टिस. जैसे कि विशेष ने कहा कि उन्होंने 2000 पजल्स प्रैक्टिस करी है. आपने 2000 छोड़ो, 200 पजल भी प्रैक्टिस करिए. और आप लोग अब टीचर्स को बोलने लगते हैं कि मैम हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही है. भाई तुम 2000 नहीं, तुम 500 ही कर लो तो भी तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी. ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करिए और क्विट करने का मत सोचिए. ऐसा कोई भी सेकंड थॉट अपने दिमाग में मत लेकर आइए. ओके, यू कैन अचीव. ये कॉन्फिडेंस आप अपने साथ हमेशा कैरी करिए. एंड हमेशा अपने आप को साथ के साथ रिवॉर्ड भी देते रहिए. ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जैसे कि विशेष ने कहा कि एवरी संडे वो रेस्ट लेते थे, तो आप अपने आप को कभी ना कभी रिवॉर्ड ज़रूर देते रहिए सो दैट आपको एक मोटिवेशन फील होता रहेगा. ओके, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन. आई होप आपको ये इंटरव्यू हेल्प करा होगा आपकी जर्नी में. तो मैं चाहूँगी कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं. एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको आगे और भी ऐसे अच्छे इंटरव्यूज देखने को मिल सके. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर. हैव अ गुड डे.